जरा सोचिए, आज से करीब 5000 साल पहले एक ऐसी भव्य नगरी थी जो पूरी तरह से सोने, चांदी और कीमती रत्नों से बनी थी। एक ऐसा शहर जो इतना ज्यादा एडवांस्ड और व्यवस्थित था कि हमारे आज के बड़े बड़े महानगर भी उसके सामने शायद फीके लगे। लेकिन फिर एक दिन ये पूरी की पूरी स्वर्ण नगरी अचानक अरब सागर की उफनती लहरों के नीचे हमेशा के लिए समा गई। सदियों तक हम सब यही मानते रहे कि ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है, एक काल्पनिक कहानी। लेकिन क्या हो अगर विज्ञान और पुरातत्व हमें ये साबित कर दें कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक एकदम ठोस ऐतिहासिक सच्चाई है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए सीधे इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। इस बार हम इसे सिर्फ एक कथा की तरह नहीं सुनेंगे, बल्कि एक फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की तरह देखेंगे। हम प्राचीन ग्रंथों में लिखे दावों को आधुनिक मरीन आर्कियोलॉजी यानी समुद्री पुरातत्व विज्ञान के लेंस से परखेंगे। आखिर ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या वाकई हजारों साल पुरानी कोई गाथा अरब सागर के तल में एक भौतिक सच्चाई के रूप में दबी हो सकती है। और इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले इस नगरी के निर्माण की कहानी की ओर चलना होगा। आइए देखते हैं इस स्वर्ण नगरी यानी द्वारका का निर्माण आखिर हुआ कैसे था। हमारे प्राचीन स्रोतों के मुताबिक जब राजा जरासंध ने मथुरा पर 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 17 बार लगातार आक्रमण किए, तो अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने एक बिल्कुल नई और सुरक्षित जगह बसाने का फैसला किया। ग्रंथों में बताया गया है कि उन्होंने इसके लिए समुद्र देव यानी वरुण देव से प्रार्थना की कि उन्हें एक नई नगरी बसाने के लिए जमीन चाहिए। कथाएं कहती हैं कि समुद्र देव ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें समुद्र के बीचों बीच 12 योजन भूमि दे दी। अब दिलचस्प बात यह है कि अगर इस 12 योजन को हम आज के गणित और पैमानों में बदलें तो यह सटीक रूप से 153.6 किलोमीटर का एक बहुत ही विशाल भूभाग बनता है। और इसी जमीन पर देवों के वास्तुकार विश्वकर्मा ने उस नगरी का निर्माण किया जिसे आज हम द्वारका यानी द्वारों के नगर के नाम से जानते हैं। इस नगरी की वास्तुकला या इंजीनियरिंग की बात करें तो ये किसी भी आधुनिक इंजीनियर के होश उड़ा सकती है। भागवत पुराण में वर्णन है कि द्वारका में 9 लाख से ज्यादा विशाल महल थे। दीवारों पर सोने की परतें थीं और फर्श चांदी के बने थे। लेकिन बात सिर्फ इस चमक दमक या विलासिता की नहीं है। ये शहर पूरी तरह से आत्मनिर्भर था। वहां बेहद उन्नत सिंचाई और जल आपूर्ति प्रणालियां मौजूद थीं, जो उस युग में मिलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। इसके साथ ही व्यापार के लिए विशाल बंदरगाह और गोदी यानी डॉकयार्ड बनाए गए थे ताकि बड़े व्यापारिक जहाज सीधे शहर तक आ सकें। सच कहूं तो ये शहरी नियोजन यानी अर्बन प्लानिंग का एक बेजोड़ और अद्भुत उदाहरण था। लेकिन फिर एक बड़ा सवाल उठता है, इतनी उन्नत और भव्य नगरी अचानक विनाश के कगार पर कैसे आ गई? इसका जवाब हमें गांधारी के श्राप और उसके बाद हुए विनाश में मिलता है। कहते हैं ना कि जहां भव्यता का शिखर होता है वहीं अक्सर पतन के बीज भी बोए जाते हैं। जिस नगरी को स्वयं देवताओं ने इतनी खूबसूरती से सजाया था, उसकी नींव कैसे हिल गई? इसकी शुरुआत होती है एक मां के असीम दुख से। महाभारत का भयंकर युद्ध खत्म हो चुका था और कौरवों का पूरी तरह से अंत हो गया था। अपने बच्चों के शवों को देखकर गांधारी का हृदय दुख और असीम क्रोध से भर गया। ग्रंथों में साफ तौर पर वर्णित है कि उन्होंने उसी दुख में श्री कृष्ण को एक भयानक श्राप दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मेरे वंश का विनाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे यदुवंश का भी सर्वनाश हो जाएगा। ये बहुत ही भारी बात थी और असल में इसी श्राप ने द्वारका के पतन की नींव रखी। इस श्राप के बाद विनाश की जो श्रृंखला शुरू हुई वो किसी थ्रिलर कहानी से कम अजीब और घातक नहीं थी। ग्रंथों के अनुसार द्वारिका के पास पिंडारक नाम की जगह पर कुछ ऋषि आए हुए थे। वहां श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उसके दोस्तों ने मजाक मजाक में उन ऋषियों का अपमान कर दिया। ऋषियों ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा और वही मूसल यदुवंश के अंत का कारण बनेगा। जब सच में वो मूसल प्रकट हुआ तो राजा उग्रसेन बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने तुरंत उस मूसल को पीसकर उसका चूर्ण समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन नियति अपना खेल खेल चुकी थी। उस लोहे के चूर्ण को एक मछली ने निगल लिया। कुछ समय बाद उस मछली को मछुआरों ने पकड़ा और उसके पेट से निकला वो लोहे का टुकड़ा एक शिकारी के हाथ लग गया। उसी शिकारी ने उस टुकड़े से एक घातक बाण तैयार कर लिया। अब श्राप का असर पूरी तरह से दिखने लगा था। यदुवंशियों में अहंकार और मदिरापान इतना बढ़ गया कि प्रभास क्षेत्र में एक उत्सव के दौरान उन्होंने आपस में ही लड़कर एक भयंकर गृह युद्ध में एक दूसरे को खत्म कर लिया।
इसके ठीक बाद जब श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे तो उसी शिकारी ने, जिसके पास वो लोहे का बाण था, दूर से श्री कृष्ण के पैर को हिरण समझकर तीर चला दिया। ग्रंथों में लिखा है कि जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी का त्याग किया, समुद्र ने अचानक उफन कर पूरी की पूरी द्वारका नगरी को हमेशा के लिए अपने भीतर निगल लिया। तो ये था प्राचीन ग्रंथों में दर्ज द्वारका का अंत। अब आप सोचेंगे कि क्या ये सब सिर्फ एक मिथक था? यहीं से कहानी में एक जबरदस्त वैज्ञानिक मोड़ आता है, डॉक्टर एस.आर. राव की ऐतिहासिक खोज के साथ। सदियों तक लोग इस पूरे घटना को सिर्फ एक धार्मिक आस्था मानकर छोड़ देते थे, लेकिन 1980 के दशक में कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे इतिहास को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल दिया। 1983 में पुरातत्वविदों की एक टीम ने अरब सागर की नीली गहराइयों में छलांग लगाई, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या वाकई वहां नीचे कोई शहर दफन है। इस क्रांतिकारी विजन के पीछे जो इंसान था वो थे भारत के मशहूर समुद्री पुरातत्वविद डॉक्टर एस.आर. राव। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, वो महाभारत और पुराणों को केवल धार्मिक किताबें नहीं बल्कि ऐतिहासिक और भौगोलिक ब्लूप्रिंट के रूप में देखते थे। उनका सीधा सा तर्क था कि भाई, अगर दुनिया में ट्रॉय और बेबीलोन जैसे शहरों को खोजा जा सकता है तो द्वारका को क्यों नहीं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर राव का ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनके पास सिर्फ 800 रुपए की मामूली सी फंडिंग थी और गोताखोरी के उपकरण भी बेहद शुरुआती स्तर के थे। लेकिन फिर भी समुद्र के तल से करीब 30 मीटर नीचे उन्होंने जो खोजा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। उन्हें इंसानों द्वारा बनाई गई पत्थरों की एक 560 मीटर लंबी विशाल दीवार मिली, 30 से ज्यादा खंभे, महलों की नींवें और सबसे खास 3 छेदों वाले पत्थर के एंकर मिले। ये एंकर साफ साफ चिल्लाकर कह रहे थे कि यह एक बेहद उन्नत बंदरगाह था। और जब वहां से मिले बर्तनों और कलाकृतियों की कार्बन डेटिंग की गई तो वे 1500 से 3000 ईसा पूर्व के निकले। इस अकेली खोज ने दुनिया भर के इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया। डॉक्टर राव ने तो रास्ता दिखा दिया था, लेकिन अब इस खोज को और पुख्ता करने के लिए आधुनिक विज्ञान और हाईटेक सोनार मैपिंग की बारी थी। साल 2001 से 2007 के बीच डॉक्टर आलोक त्रिपाठी और डॉक्टर राजीव निगम जैसे वैज्ञानिकों ने इस जांच को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। अब काम सिर्फ गोताखोरों की आंखों का नहीं था, बल्कि करोड़ों की उन्नत मशीनों का था। मैनुअल डाइविंग की जगह अब एडवांस सोनार और सब बॉटम प्रोफाइलर्स ने ले ली थी। वैज्ञानिकों ने अरब सागर के तल के करीब 4000 वर्ग मीटर के एक विशाल हिस्से का डिजिटल नक्शा तैयार किया। इन उपकरणों ने पानी के नीचे की उस दुनिया को रोशन कर दिया जिसे नंगी आंखों से देखना लगभग असंभव था। और नतीजा, पानी के नीचे एक बहुत बड़े और व्यवस्थित शहर का पूरा ढांचा उभर कर सामने आ गया। इन हाईटेक मशीनों ने जो सबूत खोजे वे चौंकाने वाले थे। समुद्र के नीचे विशाल चूना पत्थर के ब्लॉक मिले जो साफ तौर पर इमारतों की नींव थे। टेराकोटा की मोहरें यानी सील्स मिली जिन पर प्राचीन चिन्ह बने थे। एक बेहद सुनियोजित जल निकासी प्रणाली यानी ड्रेनेज सिस्टम भी मिला। लेकिन सबसे बड़ा वैज्ञानिक झटका तो तब लगा जब कार्बन डेटिंग के फाइनल नतीजे आए। कुछ कलाकृतियां तो संभावित रूप से 9000 साल तक पुरानी निकली। जरा सोचिए, इसका मतलब था कि ये अवशेष हमारी जानी मानी हड़प्पा सभ्यता से भी कहीं ज्यादा पुराने हो सकते थे। इस एक सबूत ने ऐतिहासिक समुदाय में एक भूचाल सा ला दिया। अब इन सारे सबूतों के बाद हमें एक बहुत ही तार्किक वैज्ञानिक सवाल का सामना करना पड़ता है, समुद्र का जल स्तर आखिर अचानक बढ़ा क्यों? क्योंकि अगर ये सिर्फ किसी ऋषि के श्राप का नतीजा नहीं था तो फिर एक पूरी की पूरी उन्नत सभ्यता रातों रात समुद्र में समा कैसे गई? इसका वैज्ञानिक और ज्योग्राफिकल कारण क्या था? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सी लेवल राइज थ्योरी का सहारा लिया गया। अमेरिका की SCSSM यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने समुद्र विज्ञान का इस्तेमाल करते हुए अरब सागर के पिछले 20,000 सालों के डेटा का बहुत गहराई से अध्ययन किया। वो ये ढूंढ रहे थे कि इतिहास में ऐसा कौन सा समय था जब समुद्र का जल स्तर अचानक से और विनाशकारी रूप से ऊपर आया था। और इस डेटा में जो बात सामने आई वो पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। भूगर्भ शास्त्रियों ने देखा कि आज से 11,000 साल पहले अरब सागर का जलस्तर आज के मुकाबले 25 मीटर नीचे हुआ करता था, लेकिन फिर लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास अचानक समुद्र के जलस्तर में कई मीटर का बहुत तेज उछाल आया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई धीमा या सामान्य बदलाव नहीं था, ये एक भयानक समुद्री आपदा थी जिसने बहुत बड़े पैमाने पर तटीय जमीनों को अपने अंदर निकल लिया। अब जरा इस कमाल के संरेखण या अलाइनमेंट को देखिए।
एक तरफ हमारे पास महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों का दावा है जो कहता है कि एक युग के अंत में समुद्र ने अचानक पूरी की पूरी नगरी को निगल लिया, और दूसरी तरफ हमारे पास आधुनिक जियोलॉजिकल डेटा है जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से साबित करता है कि 5000 ईसा पूर्व के आसपास विश्व स्तर पर समुद्र के जल स्तर में अचानक और विशाल वृद्धि हुई थी। एक प्राचीन कथा और आधुनिक विज्ञान के साक्ष्य आपस में इतनी सटीकता से मेल खा रहे हैं, ये देखकर कोई भी अवाक रह जाएगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ द्वारका या भारत तक सीमित घटना नहीं थी। अगर हम ग्लोबल जियोलॉजिकल एविडेंस देखें तो पता चलता है कि ठीक उसी समय काल में कैरेबियन, इंडोनेशिया और दक्षिण अमेरिका जैसी जगहों पर भी एक साथ विनाशकारी सुनामी और समुद्री हलचलें हुई थीं। यानी द्वारका का डूबना कोई छोटी मोटी स्थानीय घटना नहीं थी, बल्कि ये दुनिया भर में आए एक बहुत ही व्यापक और प्रमाणित भौगोलिक बदलाव का हिस्सा था। इस पूरी वैज्ञानिक और ऐतिहासिक जांच को हाल ही में साल 2024 में एक बहुत बड़ी आधिकारिक मान्यता मिली। भारत सरकार, भारतीय नौसेना, ASI और टॉप वैज्ञानिकों के नेतृत्व में एक डीप सी एक्सपेडिशन यानी गहरे समुद्र का अभियान चलाया गया। इसमें देश के सर्वोच्च सरकारी स्तर से समुद्र की गहराइयों में जाकर उन प्राचीन दीवारों, स्तंभों और एंकरों की विजुअल पुष्टि की गई। ये इस बात की एक औपचारिक और अंतिम स्वीकृति थी कि समुद्र की तलहटी में जो खंडर मौजूद हैं वो कोई कल्पना नहीं बल्कि हमारी एक वास्तविक ऐतिहासिक विरासत है। तो कुल मिलाकर द्वारिका की इस पूरी यात्रा ने हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाई है, जिसे हम अक्सर मिथक या परियों की कहानी मानकर खारिज कर देते हैं। वो वास्तव में हमारे मानव इतिहास का एक डूबा हुआ ब्लूप्रिंट हो सकता है। यहाँ आस्था और विज्ञान एक दूसरे से लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि एक ही सच को उजागर कर रहे हैं। तो इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल उठता है, क्या दुनिया भर के प्राचीन ग्रंथों में ऐसी और भी कई कथाएं दर्ज हैं जो सिर्फ विज्ञान के उन तक पहुंचने और उन्हें सच साबित करने का इंतजार कर रही हैं? ये वाकई हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।